वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज के वीडियो का टॉपिक है आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के तहत बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 4 फिजिक्स पेपर 1 यूनिट 3 सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर एमसीक्यूज और उसके आंसर्स देखेंगे। एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि हमने इस सीरीज़ के फर्स्ट और सेकंड वीडियो में डिस्कस किए हैं। जो भी एग्ज़ाम होने वाली है वो ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस बेस्ड रहेगी। एग्ज़ाम जो भी होगी वो होम सेंटर ही होगा, यानी कि खुद के कॉलेज में होगी। जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से सिर्फ 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इस पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट या फिर 1.5 घंटे का होगा। और जो भी करेक्ट आंसर ऑप्शन में से जो भी करेक्ट आंसर होगा उस ऑप्शन के सामने आपको राइट मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू बेसिस प्लस ब्लैंक। ऑप्शन ए स्पेस लैटिस, ऑप्शन बी यूनिट सेल, ऑप्शन सी क्रिस्टल एक्सेस, ऑप्शन डी क्रिस्टल एंगल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्पेस लैटिस। यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि स्पेस लैटिस क्या होते हैं। इट इज़ अरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस जो कि पेरियोडिक होते हैं। पेरियोडिक पॉइंट्स स्पेस में, ठीक है। हर एक पेरियोडिक स्पेस पॉइंट में अगर हम बेसिस का मतलब एटम या फिर मॉलिक्यूल रख देंगे हर एक पॉइंट पे, लैटिस पॉइंट में, तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर यूज्ड to characterize a unit cell? Option A 3, option B 4, option C 6, option D 9. Correct answer is option C 6. यहाँ पर जो भी यूनिट सेल होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, यानी कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यूनिट सेल रिपीट होती है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए जनरली 6 पैरामीटर्स है। 3 पैरामीटर्स का मतलब उनके एजेस, यानी कि ए, बी और सी, और बाकी 3 पैरामीटर्स हमें एंगल्स में मिलते हैं, यानी कि एंगल्स बिटवीन 2 एजेस, एज ए एज बी, जिसे अल्फा कहेंगे, बीटा कहेंगे और गामा कहेंगे। Question 3, identify the crystal orientation of a plane. Option A 1 0 1, option B 1 1 0, option C 1 1 1, option D 0 1 1. Correct answer is option D 0 1 1. डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो डायग्राम है यहाँ पर जो भी प्लेन है जो कि ब्लू कलर से यहाँ पर दिखाया गया है, जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए जेड एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज़ 1, और एक्स और 0 का, एक्स और वाई एक्सिस का 0 0 होगा। इसलिए इस प्लेन का जो ओरिएंटेशन होगा वो 0 0 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे कि जो भी ये प्लेन है जेड एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई और जेड का होगा 1 1। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है इसे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 0। इसलिए इस प्लेन का ओरिएंटेशन होगा 0 1 1। क्वेश्चन 4, what is the reciprocal lattice of simple cubic lattice? Option A BCC, option B FCC, option C simple cubic, option D diamond. Correct answer is option C simple cubic. Reciprocal lattice जनरली कैसे फॉर्म होता है कि एक डायरेक्ट लैटिस होता है और डायरेक्ट लैटिस में बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, तो हम एक प्लेन की फैमिली कंसिडर करेंगे
तो दो प्लेन्स के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा विच इज डिनोटेड बाय डी, इस डी का रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल मतलब 1/d, और 1/d में जो भी डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे। ये होगा रेसिप्रोकल लैटिस। अब रेसिप्रोकल लैटिस में जो भी एक लैटिस पॉइंट होगा वो डायरेक्ट लैटिस के पूरे फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट लैटिस में जो भी सिंपल क्यूबिक है उसका रेसिप्रोकल लैटिस सिंपल क्यूबिक ही आएगा। एफसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस बीसीसी होगा और बीसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस एफसीसी होगा। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी लैटिस? ऑप्शन ए बीसीसी, ऑप्शन बी एफसीसी, ऑप्शन सी सिंपल क्यूबिक, ऑप्शन डी डायमंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एफसीसी। Question 6, what is the reciprocal lattice of FCC lattice? Option A BCC, option B FCC, option C simple cubic, option D diamond. Correct answer is option A BCC. Question 7, Wigner's primitive cell in the reciprocal lattice is called? Option A Brillouin zone, option B Lagrange zone, option C continuous lattice, option D reciprocal lattice. Correct answer is option A Brillouin zone. Wigner's सेल जो होता है डायरेक्ट लैटिस में जो भी लैटिस पॉइंट्स होंगे तो दो लैटिस पॉइंट में उसके सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हर एक परपेंडिकुलर लाइन को हम जब कनेक्ट करेंगे तो हमें विग्नर्स सेल मिल जाएगी। अगर यही विग्नर्स सेल हम रेसिप्रोकल लैटिस में निकालते हैं तो जो भी ज्योमेट्री फॉर्म होगी उसे हम ब्रिलोविन जोन कहेंगे। ब्रिलोविन जोन की जो बाउंड्री होगी वो ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाइड करेगी। क्वेश्चन 8, पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्रिस्टल। ऑप्शन ए नेचर, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी कंपोजिशन, ऑप्शन डी साइज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्ट्रक्चर। तो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड जनरली हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड में जनरली एक्सरेज एक्सपोज करते हैं हम क्रिस्टल पाउडर क्रिस्टल के ऊपर में और हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन मिलता है। क्वेश्चन 9, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट यूज इन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज? ऑप्शन ए इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन। तो जब भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर में एक्सरे एक्सपोज कर देते हैं या इंसिडेंट करते हैं तो एक्सरे एटम के साथ में इंटरैक्ट करते हैं और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होता है, उसी को हम एक्सरे डिफ्रैक्शन कहते हैं। Question 10, with the help of which of the following equation is the distance calculated from known wavelength of the source and major angle? Option A Bragg's equation, option B Scherrer equation, option C Kulik equation, option D Debye equation. Correct answer is option A Bragg's equation. तो Bragg's equation 2D sin theta n lambda है। यहाँ पर अगर हमें वेवलेंथ पता है सोर्स की और ब्रैग्स एंगल पता है तो हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस यानी कि डी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 11, इन विच प्रोसेस ब्रैग्स लॉ इज यूज? ऑप्शन ए एक्सरे स्कैन, ऑप्शन बी एक्सरे प्रोडक्शन, ऑप्शन सी गामा रे प्रोडक्शन, ऑप्शन डी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी
It is a branch of physics which deal with the study of crystal structure. Question 12. Which of the following method is used for the X-ray diffraction? Lebesgue method, rotating crystal method, option C is powder method, option D is above all. Correct answer is above all. एक्सरे डिफ्रैक्शन में 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं. फर्स्ट मेथड इज अ लेबेग मेथड. लेबेग मेथड में क्या होता है कि एक क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल होता है जो कि स्टेशनरी होता है और एक्सरे बीम, कंटिन्यूस एक्सरे बीम ऑफ वेरियस वेवलेंथ एक्सपोज कर दिए जाते हैं क्रिस्टल के ऊपर में, और उसमें जो भी एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे इंप्रेशन बना देता है. इससे भी हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं. सेकंड मेथड इज अ रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड. रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है वो वेरियस एंगल में रोटेट करता रहता है और उसके ऊपर मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज इंसिडेंट कर देते हैं. जब भी एक्सरे इंसिडेंट होते हैं एट वेरियस एंगल ऑन द क्रिस्टल तो उसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है और वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर में हमें ऑब्जर्व होता है. पाउडर मेथड में क्या होता है कि जो भी मटेरियल है आपका उसे पाउडर फॉर्म में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज के कवेट में या क्वार्ट्ज के कंटेनर में फिलअप किया जाता है और वो कंटेनर के ऊपर में एक्सरेज, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे एक्सपोज कर दिए जाते हैं, इंसिडेंट कर दिए जाते हैं. तो जब भी एक्सरे इंसिडेंट होते हैं पाउडर के ऊपर में तो वहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है और डिफ्रैक्टेड रे डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और उसे इंटेंसिटी वर्सेस ब्रैक्स एंगल टू थीटा में ग्राफ प्लॉट कर देता है. क्वेश्चन 13. द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ब्रैक्स लॉ इज एन लैम्बडा इज इक्वल टू ऑप्शन ए d sin theta, option B 2d sin theta, option C 2d sin 2 theta, option D d sin 2 theta. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2d sin theta. जैसे कि हमें पता है ब्रैग्स इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन 2d sin theta इज इक्वल टू n लैम्बडा है. क्वेश्चन 14. स्टेटमेंट ऑफ ब्रैग्स कंडीशन इज ऑप्शन ए 2k into g is equal to g square, option B 2k into g plus g square is equal to 0, option C del k is equal to g, option C all of above. Correct answer is all of above. जो भी लेबेग डिफ्रैक्शन कंडीशन में हमें 3 इक्वेशंस मिलते हैं उसी को हम फर्दर सॉल्व करके हमें ब्रैग्स कंडीशन का जो इक्वेशन है वो हमें मिलता है. इसका मतलब कि जो भी लेबेग कंडीशंस है वो ब्रैग्स कंडीशन के इक्वल है. क्वेश्चन 15. द स्कैटरिंग ऑफ वेव्स इन ब्रैग्स लॉ इज ऑप्शन ए आइंस्टाइन स्कैटरिंग, ऑप्शन बी रेले स्कैटरिंग, ऑप्शन सी न्यूटन स्कैटरिंग, ऑप्शन डी इन इलास्टिक स्कैटरिंग. करेक्ट आंसर इज रेले स्कैटरिंग. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी एक्सरेज इंसिडेंट होते हैं एटम्स के ऊपर में किसी भी क्रिस्टल के तो वो उस एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को मूव करता है या डिस्टर्ब करता है. तो उसमें क्या होता है कि जो भी एटम्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो फिर से उस वेव को या एक्सरेज को एब्सॉर्ब करके फिर से रेडिएट करते हैं विद द सेम फ्रीक्वेंसी. तो इसी फिनोमेनन का हम रेले स्कैटरिंग करते हैं और यही एक्सरे डिफ्रैक्शन का मेन रीज़न है. क्वेश्चन 16. पीक ऑफ scattered intensity in Bragg's law is observed when the path difference would be equal to option A 0.5 lambda, option B 2 lambda, option C lambda, option D no peak observed.
करेक्ट आंसर इज सी लैम्बडा। यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि जब भी एक्सरेज इंसिडेंट होते हैं किसी भी दो एटम्स के ऊपर में, तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं और कंस्ट्रक्टिवली इंटरफर करते हैं। ठीक है, तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, जो भी पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ एन लैम्बडा। क्वेश्चन 17, इफ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम is incident on an atom at an angle 90 degree, then what should be the value of D for first order spectrum? Option A 20 angstrom unit, option B 30 angstrom unit, option C 40 angstrom unit, option D 50 angstrom unit. Correct answer is option D 50 angstrom unit. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रैग्स इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि 2d sin थीटा इक्वल एन लैम्बडा है। इसमें जो भी न्यूमेरिकल में दिए गए हैं, वेवलेंथ दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, हमें d निकालना है। तो d निकालने के लिए फार्मूला है d इज इक्वल टू एन लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। n का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, n इज इक्वल टू 1, लैम्बडा दिया गया है 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 2 एज इट इज साइन थीटा, थीटा है 90, साइन थीटा का मतलब 1, इस सॉल्व करेंगे तो d मिलेगा 50 एंगस्ट्रॉम यूनिट। क्वेश्चन 18, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री देन द वेवलेंथ फॉर फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 3D, ऑप्शन बी 2D, ऑप्शन सी 0.5D, ऑप्शन डी D. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी D. इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हम ब्रैग्स इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा है। इसमें इस न्यूमेरिकल में एंगल दिया गया है और ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है, यानी कि स्मॉल n इक्वल टू 1 होगा। तो लैम्बडा निकालने के लिए, यानी कि वेवलेंथ निकालने के लिए फार्मूला है 2d sin थीटा डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ मिलेगी लैम्बडा इज इक्वल टू d। नोट, अब तक जो भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर हमने ब्रैग्स इक्वेशन को यूज़ किया है, यानी कि अगर न्यूमेरिकल में इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी कि d की वैल्यू दी गई है और ब्रैग्स एंगल यानी कि थीटा दिया गया है, अगर आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो ब्रैग्स इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों में से कोई एक दिया गया है और एंगल दिया हुआ है, अगर d निकालना है यानी कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालना है तो सेम फार्मूला हमें यूज़ करना होगा। सेकेंडली, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लैटिस ज्योमेट्री दी गई होगी और उससे उसका रेसिप्रोकल लैटिस पूछा गया होगा, तो इस टेबल में दिए गए जैसे कि सिंपल क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल लैटिस होगा वो सिंपल क्यूबिक ही होगा, एफसीसी का बीसीसी होगा और बीसीसी का एफसीसी होगा। थैंक यू।